हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं आपके कुछ चैप्टर्स के, है ना। पिछले भाग में हमने बात की थी आपकी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल में। हमने देखा था किस तरीके से आपका प्लांट्स और एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन होता है। उस चैप्टर के हमने क्वेश्चंस किए थे। आज हम अगला चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, तो उनको करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर नंबर 10 की, ठीक है ना। इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो चलते हैं बच्चों, करते हैं इसके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट आर दी end product of aerobic respiration? End product. What are the end product of aerobic respiration? Aerobic respiration. Respiration. What are the एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन के क्या क्या एंड प्रोडक्ट होते हैं, है ना, वो हमें बताने के। एरोबिक रेस्पिरेशन के क्या एंड प्रोडक्ट है? तो आपको पता था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जब आप जो भी आपके पास ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी एयर के प्रेजेंस में जब टूटता है ना, ग्लूकोज एरोबिक में एयर की प्रेजेंस में टूटता है। एयर की प्रेजेंस में जब टूटता है ग्लूकोज, तो क्या क्या देता है आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड देता है CO2, वाटर देता है H2O, और एनर्जी देता है। एनर्जी देता है, ठीक है ना। तो ये आपके क्या है? एंड प्रोडक्ट है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज होती है विच लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ रिलीज होती है, ठीक है ना। तो दीज आर दी एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। आई बात समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2 है, द सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक प्लेस। नेम दी एंड प्रोडक्ट ऑफ, अगला है नेम दी एंड प्रोडक्ट। नेम दी एंड प्रोडक्ट ऑफ, end product. Name the end product of anaerobic respiration. Anaerobic respiration. Name the end product of anaerobic respiration in yeast, है ना। हमने देखा था कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे जो एनारोबिक रेस्पिरेशन को करते हैं, उसमें से एक ईस्ट भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो हमें बताना है कि ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन के क्या एंड प्रोडक्ट होंगे, क्या क्या उसमें बनता है ना। चलिए, तो होता क्या है कि जो एंड प्रोडक्ट होता है ड्यूरिंग दी एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ईस्ट, ये आपके पास क्या है? ईस्ट है। जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, है ना, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा यानी एब्सेंस ऑफ एयर में, ईस्ट कैसे रेस्पायर करता है? इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में रेस्पायर करता है। तो क्या क्या एंड प्रोडक्ट आते हैं? एक आपके पास आता है C2H5OH, है ना। व्हाट इज C2H5OH कॉल्ड? इथाइल एल्कोहल। इसे कहते हैं हम इथाइल एल्कोहल, ठीक है ना। इसे इथाइल अल्कोहल कहा जाता है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास निकलती है CO2, और विद द रिलीज ऑफ एनर्जी भी निकलती है, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें निकलती है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका एनर्जी। समझ आया आपको? दूसरा क्वेश्चन क्या था? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 हमारे पास है, गिव द नेम ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फॉलोइंग एनिमल। नेम ऑफ
give the name of respiratory organ. Respiratory. Give the name of respiratory organ. Give the name of respiratory organ in. ठीक है ना, पहला आपको बताना है कि फिश में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है। दूसरा ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो फिश में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है। ठीक है ना, तो फिश में रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम देखते हैं कि फिश किस वजह से वो करती है, गिल्स के मदद से रेस्पायर करती है। और ह्यूमन बीइंग के पास लंग्स होते हैं, लंग्स की मदद से वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। तो दीज गिल्स रेस्पायर थ्रू, फिश रेस्पायर थ्रू गिल्स एंड ह्यूमन बीइंग रेस्पायर थ्रू लंग्स। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट changes are observed during in diaphragm ठीक है, what changes are observed in diaphragm during inhalation। जब आप इनहेल करते हैं, हम इनहेल करते हुए क्या चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, इनहेल करते हुए हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इनहेल करते हुए हम देखते हैं कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और आपका नीचे की तरफ जाता है। आप जब सांस भरेंगे, तो आपने सांस भरी तो डायफ्राम क्या हुआ, आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ और नीचे की तरफ गया, मूव डाउनवर्ड। ठीक है ना, मूव डाउनवर्ड। तो क्या लिखेंगे हम आंसर कि क्या करता है, डायफ्राम ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक है ना, एक तो कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड मूव डाउनवर्ड और नीचे को भी जाता है। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड। तो ये होता है आपके पास इनहेलेशन प्रोसेस। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन द एक्सपेरिमेंट where we exhale into lime water containing glass। है ना, क्या बोल रहा है, इन द एक्सपेरिमेंट वेयर वी एक्सेल इनटू लाइम वाटर। ठीक है ना, लाइम वाटर में हम क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं। व्हाट चेंजेस वर यू ऑब्जर्व, व्हाट चेंजेस were observed by you। What changes were observed by you, है ना, आपके द्वारा कौन कौन से आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं इसमें। ठीक है ना, कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो जब हम एक्सेल करते हैं इन लाइम वाटर में, तो उसका कलर चेंज हो जाता है ना। क्या होगा, कलर लाइम वाटर का चेंज हो जाता है। कलर ऑफ लाइम वाटर turns into milky।
कलर ऑफ लाइम वाटर टर्न्स इनटू मिल्की। जो लाइम वाटर है उसका कलर आपका मिल्की हो जाता है, ठीक है ना। लाइम वाटर का जो कलर है मिल्की हो जाता है। क्यों होता है मिल्की? क्योंकि हम क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, क्या CO2 एक्सेल करते हैं ना हम, है ना। हम क्या करते हैं, एक्सेल्ड CO2, एक्सेल्ड एयर करते हैं हम। जो हम सांस छोड़ते हैं एक्सेल्ड एयर, उसमें क्या होती है, CO2 होती है। एक्सेल्ड एयर कंटेन CO2, है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एक्चुअल में होता है क्या है कि लाइम वाटर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जब उसमें CO2 जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट में टर्न होता है, और बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वो मिल्की कलर का हो जाता है, ठीक है ना। इस वजह से ऐसा हमें देखने को मिलता है इसमें। आगे है नेक्स्ट हमारे पास, इंसेक्ट्स हैव अ स्पेशल ऑर्गन। इंसेक्ट हैव a special organ, ठीक है। इंसेक्ट हैव अ स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट टू कैरी ठीक है। इंसेक्ट्स हैव अ स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट टू कैरी आउट रेस्पायरेशन, है ना। इंसेक्ट के पास कुछ स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिनकी मदद से वो रेस्पायर करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज दैट ऑर्गन कॉल्ड? है ना। उस ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज दैट ऑर्गन कॉल्ड? उस ऑर्गन का क्या नाम होता है? व्हाट इज दैट ऑर्गन कॉल्ड, ठीक है ना। तो उस ऑर्गन का क्या नाम होता है बच्चों, जिससे इंसेक्ट आपका रेस्पायर करते हैं? उस ऑर्गन का नाम होता है स्पाइरल्स, ठीक है ना। तो स्पाइरल्स होते हैं इंसेक्ट के पास, स्पाइरल होते हैं और रेस्पायरेशन करने की। आई बात समझ में आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है, नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फ्रॉग्स। नेम रेस्पिरेटरी organ, name the respiratory organ in frogs, ठीक है ना। आपको फ्रॉग्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताना है कि जो फ्रॉग है वो, उनके पास कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, सांस ले पाते हैं। तो फ्रॉग के पास एक तो मॉइस्ट स्किन भी होती है, फ्रॉग के पास एक मॉइस्ट स्किन भी होती है ना, जिसकी वजह से सांस लेते हैं। एज वेल एज उनके पास पेयर ऑफ लंग्स भी होते हैं, एज वेल एज क्या होते हैं दूसरे, पेयर ऑफ लंग्स भी होते हैं उनके पास ह्यूमन के जैसे, और मॉइस्ट स्किन के द्वारा भी वो आपके सांस ले पाता। आप कभी फ्रॉग को अगर आप टच करके देखो तो उनकी जो स्किन होगी वो थोड़ी मॉइस्ट आपको दिखेगी, है ना। इसी वजह से होता है, क्यों? क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, दैट इज वाई दे हैव मॉइस्ट स्किन, ऑल्सो दे हैव अ लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, certain small pores are present on the surface of plant, are present certain small pores are present on the surface of plant, certain small pores are present on the surface of plant, certain small pores are present on the surface of plant, ठीक है, surface of plant through which
gaseous exchange through which gaseous exchange occur. Identify these pores. Identify these pores. है ना, जो प्लांट होता है, प्लांट उसके सरफेस में छोटे छोटे स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, उनके बीच गैसेस एक्सचेंज हो पाता है। गैसेस एक्सचेंज, है ना। हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट में आपने देखा था कि प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जब वो खाना बनाता है तो उसको क्या चाहिए, गैसेस चाहिए, ऑक्सीजन, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है ना। तो किसके द्वारा अंदर जाती है, वो इन स्मॉल पोर्स के द्वारा जाती है। तो उन स्मॉल पोर्स को क्या कहते हैं, है ना। तो उन स्मॉल पोर्स का नाम होता है बच्चों स्टोमेटा। स्टोमेटा, ठीक है ना। तो स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स दैट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज अकर। तो स्टोमेटा की मदद से गैसेस एक्सचेंज हो पाता है। तो स्टोमेटा की मदद से गैसेस एक्सचेंज हो पाता है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको पहले। तो नोट डाउन कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैपन टू योर ब्रीथिंग रेट? व्हाट हैपन to your breathing rate? What happened to your breathing rate what happened to your breathing rate when you what happened to your breathing rate when you first exercise? जब हम एक्सरसाइज लेते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट को क्या होने लगता है। दूसरा, गो टू स्लीप, जब हम सोते हैं तो उस टाइम ब्रीथिंग रेट कैसा होता है ना। तो हमने देखा जब हम भागते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हम देखते हैं तो हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो फास्ट हो जाता है ना। ब्रीथिंग रेट एक्सरसाइज के समय इंक्रीज करता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा हमें। हम क्या करते हैं, जोर जोर से सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब जोर जोर से सांस लेने का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था, इंक्रीज होता है। जोर जोर से सांस लेने का मतलब हमारे सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कब मिलती है, जब हमारे सेल्स में मौजूद फूड का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब जब हम ज़्यादा भागेंगे, कूदेंगे, है ना, खेलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ज़्यादा एनर्जी के लिए हमें क्या करना होता है, तेज़ी से हमें सांस तेज़ी से लेनी होती है, जिस वजह से वो जो फूड है उसका जल्दी ब्रेक डाउन हो, हमें एनर्जी मिले हमारे सेल्स को। तो क्या होता है, आपका एक्सरसाइज करते हुए बढ़ जाती है ना। और जब हम आराम से सो रहे हैं तो उस टाइम वो क्या जाती है, आपकी डिक्रीज हो जाती है हमारी स्लीप, है ना, कम हो जाती है। इसको कम डिक्रीज ना कहने की वजह हम कह सकते हैं ये हो जाएगी स्लो डाउन, बोल सकते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारी जो वो है हमारी जो ब्रीथिंग है वो स्लो डाउन हो जाती है, हल्की सी स्लो हो जाती है। नॉर्मल रहती है और हम कह सकते हैं कि स्लो डाउन होती है, हम हल्के हल्के सांस लेते हैं, ठीक है ना। तो नोट डाउन हो गया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी refer to which organ? Refer to which organ of respiration? Which organ of respiration? Which organ of respiration?
ठीक है। तो जो फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी है वो किस ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन को बताती है? वो बताती है डायफ्राम को, ठीक है ना। किसको बताती है बच्चों? डायफ्राम को बताती है। आप नोट करिए इसको। तो नोट कर लिया होगा आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रेस्पिरेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। Respiration is a continuous process. Respiration is a continuous process. Respiration is a continuous process. ठीक है। What is the need? What is the need? Respiration is the continuous process. What is the need for it to be continuous? What is the need for it to be continuous? ठीक है ना। रेस्पिरेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो क्या जरूरत है कि ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होता रहे, रादर देन being like photosynthesis. Being like photosynthesis, है ना। फोटोसिंथेसिस तो हमेशा नहीं होता, मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस नहीं है ना। जब नीड होती है तब उस टाइम फोटोसिंथेसिस होता है। तो ऐसे ही क्यों आपका जो रेस्पिरेशन है वो हमेशा क्यों होता है? तो क्या रीज़न है उसका? आपको पता है कि रेस्पिरेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी चाहिए, है ना, टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। हमारे सेल को एनर्जी चाहिए होती है अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, है ना। इस वजह से ये क्या है? आपकी कंटिन्यूस एक्टिविटी है। अगर आप रेस्पायर नहीं करेंगे आपके सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, आपके सेल्स डैमेज हो जाएंगे और अल्टीमेटली वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। और जब सेल्स खत्म हो जाएंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली, है ना, डेड हो जाएगा। तो इस वजह से आपका रेस्पिरेशन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, process of respiration yield energy. Process of respiration yield energy. ठीक है, which is required to perform, which is required which is required to perform, which is required to perform variety of routine activity, a variety of routine activity. Variety of routine activities. इसलिए ये क्या है? आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के उसमें आता है, ठीक है। तो नोट डाउन करिए आप। तो ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर वी वर्क हार्ड और परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी, वर्क हार्ड और परफॉर्म, after we work hard or perform physical activity, after we work hard or perform physical activity, explain why we feel hungry,
वी फील हंग्री। जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उसके बाद आपको भूख लगने स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि जब हमने फिजिकल एक्सरसाइज करी या हार्ड वर्क करा तो हमारी एनर्जी वहाँ पर सारी की सारी क्या हो गई है, आपकी खर्च हो गई है। अब हमारी बॉडी को वापस से एनर्जी चाहिए, है ना। वापस एनर्जी हमें कब मिलेगी? जब हम खाना खाएंगे। इसलिए हमें भूख लगती है ताकि हम खाना खा के उस एनर्जी को क्या करें, रिगेन करें, है ना। तो इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? टू फुलफिल द एनर्जी, टू फुलफिल है ना, टू फुलफिल द एनर्जी रिक्वायरमेंट, टू फुलफिल द एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है। टू फुलफिल द एनर्जी रिक्वायरमेंट, है ना, वी ब्रीथ फास्टर, हम तेज तेज सांस लेते हैं, है ना, तेज तेज सांस लेते हैं। और फास्ट ब्रीथिंग क्या करती है? हमें हेल्प करती है सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन। फास्ट ब्रीथिंग help in supply of more oxygen, ठीक है, सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन। और उस वजह से, इस कारण से रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड है वो बढ़ता है, तो मोर एनर्जी रिलीज होती है। तो रैपिड ब्रेक डाउन ऑफ फूड से हमको क्या लगने लगती है? भूख लगने लगती है। तो बेसिकली ये इसका आंसर था। तो इस वजह से हमने आज रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर 10 हमने क्वेश्चन आंसर किए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।